हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और आपने अपनी छुट्टियाँ अच्छे से बिताई हैं और थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। मैंने आपको वैसे लास्ट चैप्टर याद करने के लिए कहा था कि अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर याद कर लीजिएगा, टेस्ट होने वाला है। टेस्ट नहीं ले पाया बात अलग है, वो जैसे ही मैं आऊँगा वैसे ही टेस्ट ले लूँगा। लेकिन उससे पहले हम 3 या 4 दिन में ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल चैप्टर है और उम्मीद करता हूँ आप सभी लाइव क्लासेस को अटेंड करेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है उसे रिवाइज़ करेंगे बच्चों, लेकिन इन दिनों का मैं उपयोग करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं आ पा रहा हूँ वहाँ पर तो क्लास भी ना हो। तो प्लीज़ क्लासेस को मेरे साथ में अटेंड कीजिए। कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो प्लीज़ हाथों हाथ कमेंट कीजिए, मैं उसी समय उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए तो काम करना चालू करें। देखो, चैप्टर है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चैप्टर मेनली ईएम वेव्स के बारे में ही है, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत होती है डिस्प्लेसमेंट करंट से। किससे होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास में दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप सीबीएसई की बात करें चाहे आप आरबीएसई की बात करें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रामायण आई कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट करंट की रामायण आ कहाँ से रही है, तो इस चैप्टर की ब्रीफिंग जो है वो बहुत अच्छी दे रखी है। आप सभी को पता है, अगर आपने चैप्टर 4 को पढ़ रखा है, अगर आपने चैप्टर 4 को पढ़ा है, चैप्टर 4 कौन सा था? मूविंग चार्जेस वाला, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी वायर से क्या फ्लो हो रही है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। देन दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? याद आया? थोड़ा बहुत कुछ याद आया? हमने कुछ बोला था कि लेट सपोज करो हमारे पास में कोई वायर है और इस वायर में से क्या फ्लो हो रही है? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। पढ़ा था ऐसा, है ना? थंब को इस तरफ रखो तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो किसको बताएंगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये बताया था। तो उस चैप्टर में हमने कुछ इस तरीके की बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। ऐसे ही अगर आप चैप्टर 6 की बात करते हैं, चैप्टर 6 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया था, EMI वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है बच्चों? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर सकता है? EMF को प्रोड्यूस कर सकता है। किसको प्रोड्यूस कर सकता है? EMF को। और इसी के साथ में अगर सर्किट क्लोज्ड है तो फिर वो इंड्यूस्ड करंट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। बताओ भाई, ये पॉसिबल था, है ना? इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। किसके कारण? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये प्रोड्यूस किया जा सकता है। कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या क्रिएट कर सकता है या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? हम बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये बेसिक सा पार्ट था जो हमने डिस्कस किया है। अगर आप कोई बोलेगी कि सर ये रामायण कहाँ से है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो आपने बताया ही नहीं, तो भैया फैराडेज लॉ आपने पढ़ा है। फैराडेज लॉ में इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई dt। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये क्या था? इंड्यूस्ड EMF था, है ना? n लगा तो चाहे आप इस तरफ n लगा सकते हो, मल्टीप्लाइड विद n कर सकते हो, n डी फाई डिवाइडेड बाई dt कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंड्यूस्ड EMF होता क्या है वो भी तो समझिए ना। E डॉट dl या E डॉट dr, याद आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो था या पोटेंशियल ही तो था, है ना? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई dt।
कुल मिलाकर के ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस कर सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। हम बात ये कर रहे हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये हमने पढ़ा है, ये चैप्टर में डिस्कशन का पार्ट था। इसका वाइस वर्सा भी फुलफिल होना चाहिए, है ना। ये जो यूनिवर्स है बच्चों वो सिमेट्री के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। अगर ऐसा है तो इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा, अगर ऐसा है तो इसका उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सिमेट्री का प्रिंसिपल है जो हर जगह यूनिवर्स में फॉलो होना चाहिए, और इसी से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश भी करते हैं। तो ये फिनोमिना वापस से दिया किसने बच्चों? मैक्सवेल ने। आपने इस साइंटिस्ट का नाम बहुत सुन रखा होगा, मैक्सवेल बहुत फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है। चलो, तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी होना चाहिए जो कि ये बता रहा हो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसको प्रोड्यूस करे? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। वो किसको प्रोड्यूस करे? वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। ऐसा भी होना चाहिए था, और ये होता है ऐसा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब ये रामायण जो है वो हमें लेकर के जाती है डिस्प्लेसमेंट करंट तक। ये जो चीज़ है, ये मतलब ये सोचा कहाँ से, ऐसा आया कहाँ से दिमाग में, ये हमें डिस्प्लेसमेंट करंट तक लेकर के जाती है। यही पॉइंट बताता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट वाकई में इन सभी चैप्टर से रिलेटेड था, बस हमने उसे डिस्कस नहीं किया है, तो आज उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा टॉपिक जो है डिस्प्लेसमेंट करंट। एक बार के लिए इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसे मेरे साथ में एक बार के लिए उतार लो, इस चीज़ को उतार लो, और कॉपी पेन साथ में लेकर के रखो ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, है ना। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, अब स्क्रीनशॉट के साथ में कॉपी लेकर के तैयार रहो, ठीक है। मैंने पहले बोला नहीं था, कॉपी लेकर के तैयार रखो, ठीक है। उतारो इस चीज़ को। जल्दी से उतारा? ऑलराइट, आगे कर रहा हूँ। ठीक है, डन है, ऑलराइट, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट करंट की, कि भैया डिस्प्लेसमेंट करंट का लॉजिक कहाँ से बैठ रहा था, है ना। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है बच्चों। लेट्स सपोज करो हमारे पास में कोई ऐसा वायर है जिससे जो करंट फ्लो हो रही है, दैट करंट इज चेंजिंग करंट। वो करंट कैसी है? चेंज हो रही है, टाइम वेरिंग करंट है, टाइम के साथ में चेंज हो रही है। और फिर ये चेंजिंग करंट जा रही है किसी कैपेसिटर में। किस में जा रही है? किसी कैपेसिटर में जा रही है। एक मिनट के लिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि अपन अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। देखिए, डिस्कशन पार्ट चालू हुआ कुछ ऐसा, तो हमने बोला कि हमारे पास में एक वायर है, इस वायर में से करंट फ्लो हो रही है आई, और ये करंट चेंजिंग करंट है, टाइम वेरिंग करंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, करंट भी चेंज हो रही है। वो इंक्रीज भी हो सकती है करंट, डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन करंट चेंजिंग करंट है, ठीक है। और ये चेंजिंग करंट किस में जा रही है? तो हमने बोला ये आपको सामने कैपेसिटर दिखाई दे रहा है ना, इस कैपेसिटर में जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, इस कैपेसिटर की एक प्लेट तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी, और इन प्लेट का चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा। उसका रीज़न क्या है? जो प्लेट के पास में जो करंट आ रही है, ये करंट भी चेंजिंग है। ये करंट खुद कैसी है बच्चों? चेंजिंग करंट आ रही है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि इन प्लेट्स के पास में, इस प्लेट को मैं ए लिख देता हूँ और इस प्लेट को मैं बी लिख देता हूँ, तो ये दोनों प्लेट का चार्ज जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करंट आई, और हम देखते हैं कि कैपेसिटर की बी प्लेट से जो करंट बाहर निकल रही है, वो करंट का वैल्यू भी कितना है बच्चों? आई ही है। वो भी करंट कितनी है? आई है। दोनों करंट सेम है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। मैं इस वाली करंट को कंडक्शन करंट बोल रहा हूँ। कंडक्शन करंट का लॉजिक क्या होता है?
जो करंट किसी पर्टिकुलर वायर से फ्लो हो सकती है, वापस से, जो करंट किसी वायर से फ्लो हो सकती है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल से फ्लो हो रही होती है, उस पर्टिकुलर करंट को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन करंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई से किसको डिनोट कर रहा है? कंडक्शन करंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा समझना बच्चों, यहाँ पे बहुत खतरनाक लॉजिक है। मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों प्लेट्स के मिड में वैक्यूम है। किसको अपन मेजर कर रहे हैं? वैक्यूम या एयर मान रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए वैक्यूम में तो कंडक्शन करंट फ्लो ही नहीं होती है। कोई वायर है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल होगा, उसमें तो करंट फ्लो होती है, आप सभी को पता है ये चीज़। लेकिन वैक्यूम में तो करंट फ्लो होती ही नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कंडक्शन करंट का कोई लॉजिक नहीं है जो वैक्यूम के अंदर उसको फ्लो करवा सके। ठीक है, वैक्यूम के अंदर कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो फिर ये क्या हुआ? यहाँ पर ये जो ए प्लेट आप देख रहे हैं, इसमें आने वाली करंट आई, मैं केसीएल लगा रहा हूँ, अब ध्यान में रखना। केसीएल क्या बोलता है? केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, वो क्या बोलता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आने वाली जितनी करंट है उतनी उससे जानी भी चाहिए, उतनी उससे क्या होनी चाहिए? जानी भी चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए, ये केसीएल का लॉजिक है ना। ये किसका लॉजिक है? केसीएल का लॉजिक है कि जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जानी भी चाहिए। और ऐसा ही इस पॉइंट से अगर ये करंट बाहर जा रही है, आउटगोइंग है, तो इतनी करंट इसमें आनी भी चाहिए, तो इतनी करंट इसमें आनी भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है ए और बी प्लेट के मिड में कोई ना कोई करंट तो है जो वैक्यूम में फ्लो हो रही है, लेकिन भैया कंडक्शन करंट फ्लो नहीं होती। तो फिर यहाँ पे कौन सी करंट है? ये बीच में जो फ्लो हो रही है, ये बीच में जो फ्लो हो रही है, ये करंट कौन सी है? ये पहला रीज़न था जिसने मैक्सवेल को सोचने में मजबूर किया कि भैया यहाँ पे कौन सी करंट हो सकती है। ये सोचा उसने, तो उसने फिर एक नई करंट बोला। वो करंट थी आपके डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ से वो लॉजिक चालू हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का लॉजिक ही ये था कि भैया कैपेसिटर की प्लेट के मिड में भी तो कोई ना कोई करंट का लॉजिक बैठना चाहिए था। अगर हम कंटिन्यूटी को जस्टिफाई करवाएं, हम कंसिस्टेंसी को जस्टिफाई करवाएं, है ना। कंटिन्यूटी समझ रहे हो ना? जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जानी भी चाहिए। ये करंट की कंसिस्टेंसी है या ये करंट की कंटिन्यूटी है? तो यहाँ पे तो वो ब्रेक हो जा रही थी। अगर ए और बी के बीच में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था तो आने वाला करंट इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर नहीं हो रहा था, इक्वलिटी में नहीं जा रहा था। तो भैया ये तो करंट की कंसिस्टेंसी या करंट की कंटिन्यूटी टूट गई। इसका मतलब केसीएल तो झूठा है। लेकिन भैया केसीएल झूठा नहीं है ना, चार्ज कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बना हुआ लॉ है, झूठा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो फॉल्स हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है फॉल्स होने का। ठीक है, तो फिर लॉजिक कहाँ से सेट कर रहे हैं? फिर ये लॉजिक कहाँ से सेट करें? वो लॉजिक सेट होगा डिस्प्लेसमेंट करंट से। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ है क्या भाई? आप सभी ने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 को ही बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 में आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था। एम्पियर लॉ में अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, इस वाले पार्ट के ऊपर लगाता हूँ, ये वाले पार्ट के ऊपर अगर मैं एम्पियर लॉ लगाता हूँ, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई, तो ये ध्यान में रखना, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक लूप बना देते हैं, एक लूप बना लीजिए। ठीक है, इस लूप को मैं नाम देता हूँ पी। ठीक, इस लूप का ये जो रेडियस है इसे स्मॉल आर आप मान लीजिएगा। ये रेडियस कितना है? स्मॉल आर रेडियस का ये लूप है। ठीक, और इस लूप के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना होता या इस पॉइंट पी पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास में सिंपल सा लॉजिक था, एम्पियर्स रूल लगाते। तो हमने लिखा एट या फॉर लूप पी, इस पी लूप की बात कर रहे हैं। इस पी लूप में क्या होगा? तो हमने बोला कि यहाँ पे एम्पियर्स लॉ लगाया, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई। ठीक है, और फिर ये समीशन आई है कौन सी? कंडक्शन करंट है, ये बात ध्यान में रखना। और बी डॉट डी एल अगर आप देखोगे तो ये जो बी है वो तो इस लूप के हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए भैया, सही एक जैसा चलना चाहिए था। ये तो एम्पियर ने बोला था। ठीक है, बी को तो कांस्टेंट मान करके चलोगे उस लूप पे। ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये करंट कौन सी है? कंडक्शन करंट है।
और आप dl को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा dl क्या है, ये जो लूप आपने लिया है इस वाले लूप का लेंथ है। और लूप का लेंथ, एक सर्कुलर पार्ट का लेंथ कितना होता है रे? अगर मैं बोलूँ कि इस लूप का लेंथ कितना आएगा, इसका सरकमफेरेंस ही तो कैलकुलेट करोगे तुम लोग। अरे यही तो कैलकुलेट करोगे। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करना है। सरकमफेरेंस कितना, 2πr। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये 2πr आया कहाँ से, ये dl का इंटीग्रेट किया है आपने, है ना। dl का इंटीग्रेशन ही क्या है बच्चों, 2πr, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई से। तो ठीक है भैया, पी लूप के लिए तो काम कर गया, ये बिल्कुल सही है। एम्पियर जो लॉ था या एम्पियर का जो पर्टिकुलर थ्योरम थी वो थ्योरम जस्टिफाई हो रही है कहाँ पर, पी लूप के लिए। लेकिन अगर मैं इस वाले को क्यू लूप मान लूँ तो क्या क्यू लूप के लिए जस्टिफाई हो रही है क्या? तो हमने लिखा फॉर लूप क्यू, हाँ इंटीग्रेशन वापस से वही b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई। लेकिन क्या ए और बी प्लेट के मिड में कोई कंडक्शन करंट फ्लो हो रही है? क्योंकि इससे पहले तक तो हमें कंडक्शन करंट ही पता था। अरे अभी तक के चैप्टर में आपने सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट को ही तो यूज़ किया है, और किसको यूज़ किया है? सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, कंडक्शन करंट की तो बात करते हैं, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कंडक्शन करंट तो फ्लो नहीं हो रही है। अब कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो रही है तो फिर समीशन आई की वैल्यू जो आप आई से मानते हैं वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमने बोला कि भैया इस लूप के लिए, क्यू वाले लूप के लिए तो बी डॉट डी एल का जो वैल्यू है वो तो 0 हो गया। इसका मतलब एम्पियर्स जो थ्योरम है वो इनकंसिस्टेंट हो गई, उसकी कंसिस्टेंसी है ही नहीं, जो कि गलत है भैया। ये तो काम करेगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है, प्लेट्स के मिड में मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है। ठीक है, तो फिर भैया ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, इन प्लेट के मिड में ये मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से, ये सोचने वाली बात थी। और ये सोचा किसने, मैक्सवेल ने। ये सोचा बच्चों किसने, बच्चों मैक्सवेल ने इस चीज़ को सोचा और हमें बताया कि इसे कैसे काम में लिया जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो मैक्सवेल ने क्या बताया वो समझिए। मैक्सवेल ने ये बोला कि अगर आप ए और बी प्लेट को गौर कर रहे हैं, ए और बी प्लेट को गौर करो, ए और बी प्लेट को गौर करो, तो हम बोल रहे हैं कि करंट जो है एक बार के लिए इनके मिड में कोई फ्लो नहीं हो रही, कोई कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो रही, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जो प्लेट के मिड में चेंज हो रही है? आंसर है यस, देयर इज अ क्वांटिटी विच इज चेंजिंग विद टाइम। वो क्वांटिटी कौन सी है बच्चों, प्लेट के मिड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है, ये प्लेट लिया और हम बोल रहे हैं कि ए और बी प्लेट का जो चार्ज है वो टाइम के साथ में चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब अगर ये प्लेट पॉजिटिव थी, ये प्लेट नेगेटिव थी, तो इनके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही बनना चाहिए था। अरे बताओ भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बनेगा? तो अगर चार्ज चेंज होता रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था वो भी तो चेंज होता रहेगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने सॉल्व किया है कैपेसिटर के लिए। और सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू डिवाइडेड बाय ए, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ऐसा कैसा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इन प्लेट के मिड का चार्ज चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चेंज हो रहा होगा, और इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक करंट प्रोड्यूस हो रही है, एंड दैट करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। द करंट which flows due to the change in electric field is known as displacement current। दो तरीके की करंट होती हैं बच्चों। पहला करंट आपकी कंडक्शन करंट, जो हम अभी तक डिस्कस करते हुए आए हैं, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्शन करंट। ठीक है, कंडक्शन करंट को अगर मैं डिफाइन करवाता हूँ, कंडक्शन करंट क्या है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। थ्रू अ कंडक्टर इज नॉन एज कंडक्शन करंट, जिसे हमने आईसी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, लेकिन जो करंट
इससे फ्लो नहीं हो रही, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस से नहीं आ रही है ना, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है, वहाँ पर फिर कौन सी करंट है? तो हमने बोला वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है। वहाँ पर कौन सी करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट को लिया गया आईडी से, आईडी से रिप्रेजेंट करेंगे। आप स्मॉल आईडी भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है स्मॉल आईडी लिखने में। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज़ है वो देखिए। तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट which flows due to the change in electric field and medium is known as डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, उस करंट को क्या नाम दिया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया गया। तो एक बार के लिए मैं आपको भी सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि जल्दी से कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन लिख लीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर डेफिनेशन के जस्ट बाद में 2 या 3 लाइनें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमें वहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एक बार के लिए डेफिनेशन लिखो जल्दी से। किस किस का डेफिनेशन लिखना है? कंडक्शन करंट का और डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन लिखना है। जल्दी से लिखो, लिखते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ लेकिन आप तो लिखो एक बार के लिए, देख जल्दी से देख देख करके लिख लीजिए। और क्यों हमने बताया वो मैं रीज़न बता चुका हूँ। पहला, केसीएल को प्रूव करवाना था, करंट की कंटिन्यूटी को हमें प्रूव करवाना था। ठीक है, इसलिए दूसरा, हमें जो एम्पियर्स लॉ था उसको हमें प्रूव करवाना था कि भैया एम्पियर्स लॉ बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जा करके उसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है ये बात, चलो जल्दी से उतारो इस चीज़ को। ओके, अब इसके बाद में देखो बच्चों, इसके जस्ट आगे देखिए। देखिए वो उतार लिया था। अब देखो एक बार के लिए, व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। फॉर्मूले के लिए 2 लाइनें छोड़ दी हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये टॉपिक है हमारे पास में, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक है नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, टू प्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ की कंसिस्टेंसी को प्रूव करना था हमें। ठीक है, वो बिल्कुल सही था। और दूसरा, टू जस्टिफाई और टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई लिख सकते हैं या फिर जस्टिफाई लिख सकते हैं, जस्टिफाई द कॉन्टिन्यूटी continuity of current। बात समझ में आई? मैंने जो बोला, जितनी करंट प्लेट पे आ रही है उतनी करंट उससे निकलनी भी चाहिए थी। ठीक है, या जितनी करंट जो है प्लेट बी से बाहर निकल रही है उतनी उसमें आनी भी चाहिए थी, उतना इनकमिंग करंट भी होना चाहिए था। वो प्रूव करने के लिए भी हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की रिक्वायरमेंट थी। और यही रीज़न है कि मैक्सवेल ने सोचा, यही 2 रीज़न थे कि मैक्सवेल ने सोचा कि एक और करंट है जिसे हम भूल रहे हैं या जिसे हमने अभी तक इग्नोर किया है। ठीक है ये बात, तो चलिए ये डन हुआ, इतना क्लियर है। चलिए अब इसके बाद में
जो डायग्राम अपन ने बनाया था ना बच्चों, याद आ रहा है एक डायग्राम, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। ये डायग्राम, ये वाला, मैं इसको वापस से रीड्रॉ कर दूं क्या? इस डायग्राम को रीड्रॉ कर देता हूँ। इस डायग्राम से हमारा नेक्स्ट टास्क कंप्लीट होने वाला है। हम डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रूव करने वाले हैं। तो सिंपल सा डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा कर देते हैं। इसको आर बना दिया, आर लूप का बना दिया, और ये पी लूप हो जाएगा हमारे लिए। और एक दूसरा लूप हमने क्यू ले लिया जो कि ए और बी प्लेट के मिड में था, ठीक है। फिर इन प्लेट्स पे ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बी प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। फिर हमने वापस से वही चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन के ऊपर, डेफिनेशन क्या उसके डेरिवेशन के ऊपर जा रहा है, तो एक बार के लिए डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक डाल लीजिएगा, है ना। डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक डाल लीजिएगा, तो हम वो प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारे पास में डेरिवेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमने लिखा एट, या फिर इसको लिखा जाएगा फॉर लूप पी। क्या लिखा था भैया? एम्पियर्स रूल यूज़ किया था, एम्पियर्स सर्किटल रूल यूज़ किया था। चलो, तो एम्पियर्स रूल को यूज़ करते हैं। बी डॉट डी एल लिखा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई लिखा। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था बी और डी एल को इंटीग्रेट करोगे तो कितना लिखोगे? 2πr लिखोगे, यही लिखोगे, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही थी वो आई सी करंट थी, ये तो क्लियर है। चलो, फॉर लूप क्यू, यहाँ पर क्या करेंगे? बी डॉट डी एल, वापस से वही चीज़ आएगी, फिर वापस से वही म्यू नॉट समीशन आई, ये तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन फिर हम ये लिखेंगे सिंस नो करंट, सॉरी नो करंट नहीं, नो कंडक्शन करंट, नो कंडक्शन करंट flows between the plates of capacitor, ठीक है। कोई भी कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो रही है कैपेसिटर की प्लेट्स के मिड में, ठीक है। So no current flows between the plates of, sorry, no conduction current flows in between the plates of capacitor. That is why summation I will become 0. That means B dot dl is equals to 0, है ना। उसका रिप्रेजेंटेशन यही हुआ। It means Ampere's circuital law is not consistent or inconsistent. Inconsistent between the plates of capacitor, ठीक है। उतारा मेरे साथ में ये चीज़, उतारी है आपने? चलिए, अब इसके बाद में देखिए, फिर हमने क्या लिखा वो समझिए। हमने ये लिखा, इसके आगे इसको आगे कर देता हूँ। उतार लिया था ना वो बच्चों?
देखो अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं वो समझिए। इसके आगे हम ये लिख सकते हैं कि इफ, या टू प्रूव द कंसिस्टेंसी, ठीक है, टू प्रूव द कंसिस्टेंसी we know that if charge of plates is changing with time, this indicates that electric field between the plates is changing with time। ठीक है, लिखा मेरे साथ में ये। हमने बोला टू प्रूव द कंसिस्टेंसी वी नो दैट इफ द चार्ज इज चेंजिंग बिटवीन द प्लेट्स विद टाइम इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो गेटिंग चेंज विद टाइम। ठीक है, चलो अगर ऐसा हो रहा है तो देखो फिर समझिए बच्चों, तो हमने बोला वी नो दैट, अब देखो डेरिवेशन सिंपल था। आगे देखो क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम सभी को पता है, ये हम सभी को पता है, कैपेसिटर वाले चैप्टर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो फिर इस सिग्मा को क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय A। अरे सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय A, है ना। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q बाई A। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, नहीं आ रहा था, आ रहा था। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो वी नो दैट सिंस E is changing with time, ठीक है, इसका मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी ई डिवाइडेड बाई डी टी कीजिए, तो इसका मतलब है आपको और क्या करना पड़ेगा, डी डिवाइडेड बाई डी टी, और दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलिए देखो ए कांस्टेंट है, प्लेट का एरिया कांस्टेंट था, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, तो यहाँ पर क्या आया, ये डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज डी ई डिवाइडेड बाई डी टी। पता चला। चलिए तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी का फॉर्मेट समझिए, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी ई डिवाइडेड बाई डी टी। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी बच्चों करंट होता है, नहीं होता, लेकिन एक ऐसी करंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण बन रही है ना। ये करंट क्यों बन रही है वो समझने वाली बात थी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था इसलिए ये करंट बन रही है। इस करंट को नाम दिया गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट। इस करंट को क्या नाम दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया गया। तो मैं इसकी जगह डी क्यू बाई डी टी की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, आई डी, आई डी इज इक्वल्स टू, समझिएगा क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट डी ई डिवाइडेड बाई डी टी, ऐसा ही है। चलिए ए को अगर आप अंदर ले जाएं तो क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट डी डिवाइडेड बाई डी टी, ई इंटू ए होगा क्या, अरे होगा नहीं होगा देवताओं ये बताओ पहले तो, होगा ई इंटू ए, ई डॉट ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। द करंट विच इज फ्लोइंग ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम, द करंट विच इज फ्लोइंग ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ से भी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला था, यहाँ से भी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला था।
दोनों ही फॉर्मूले डिस्प्लेसमेंट करंट के बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो फिर ये क्या समझा रहा है, ये हमें ये समझा रहा था बच्चों, अब समझना इस चीज़ को, हमें ये समझा रहा था बच्चों कि जब हम प्लेट्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ये जो करंट फ्लो हो रही थी आईसी, उतना का उतना अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है आईडी इधर, सेम करंट। अरे करंट की क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी भी तो होनी चाहिए, जितना करंट आ रहा है उतना जाना भी तो चाहिए था, है ना। तो ए प्लेट पे जितना करंट आ रहा है दैट इज आईसी, उतना ही जाना चाहिए था, मतलब आईसी की वैल्यू किसके बराबर है, आईडी के बराबर है। अरे होगी नहीं होगी ये बताओ, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपका आईसी करंट हमेशा dq बाई dt होता है, आईसी करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा है dq बाई dt क्या होता है, आईसी होता है। अगर आईडी का फॉर्मूला आपको लिखना पड़े, अपन ने डेफिनेशन लिखी थी ना आईडी की, डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो फिर वहाँ फॉर्मूला ये लिख लीजिएगा या फिर ये लिख लीजिएगा, दोनों लिख लो वहाँ पे फॉर्मूले आप, एक नंबर पे ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, 2 नंबर पे ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, लेकिन डेरिवेशन तो तुम्हें पता चला। डेरिवेशन ये है बच्चों, ये ध्यान में रखना। कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कैलकुलेट किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, फिर उसे हमें dq बाई dt पता चला। dq बाई dt क्या होता है, चेंज इन चार्ज विद टाइम, करंट ही होता है, लेकिन ये वाली करंट डिस्प्लेसमेंट करंट थी, और वो पता चला वो डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण बनी। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। दोनों की यूनिट एम्पियर है, ऐसा नहीं है कि दोनों की यूनिट्स अलग अलग है, नहीं सेम होती है। ठीक है, और ये रामायण भैया किसने समझाई थी, मैक्सवेल ने समझाई थी। ये रामायण किसने समझाई, मैक्सवेल ने समझाई। ठीक है, ये बात डन हुआ। तो ये बात ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ऐसा ही होता है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा या इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, तो भैया आपने जो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है वो पूरा लॉ नहीं है, वो पूरा लॉ नहीं है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ, या फिर इसे हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। इस इक्वेशन ने हमें क्या बताया, इस इक्वेशन ने हमें ये बताया कि जो टोटल करंट आप लिख रहे हैं, देखो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई, हम लिखा करते थे, याद आ रहा है, म्यू नॉट समीशन आई, सॉरी म्यू नॉट समीशन आई लिखा करते थे। ठीक है, ये समीशन आई एग्जैक्टली है क्या, ये होती है बच्चों सम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज द सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये सिंगल कंडक्शन करंट नहीं होती, ये दोनों का क्या होती है, सम होती है, ये बात ध्यान में रखना। फिर अगर हम इसे आगे लिखें तो ये कुछ ऐसा लिखा जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन या राइट द मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए, ये लिखोगे और फिर इसके आगे ये म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी की जगह क्या बच्चों, एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, ये लिखोगे। ये चीज़ लिखनी जरूरी है, एग्जाम में पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए, और आरबीएससी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीबीएसई में तो चलो डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या है, सिर्फ अपर लेवल है कि पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो क्यों हो रही है, उसका फॉर्मूला क्या है, उनका काम चल जाएगा सीबीएसई वालों का। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए देवताओं कि ये जनरलाइज फॉर्म भी है, क्योंकि एग्जाम में आता है तुम्हारे। ठीक है, हाँ भाई, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि सीबीएसई में आ नहीं सकता है, आ सकता है और आता भी, इससे प्रीवियस एग्जाम्स में आया भी है, लेकिन अभी सीबीएसई ने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के पर्पज से, क्वालिटेटिव पर्पज से डाल दिया है ना, इसलिए इतना ज़्यादा गहरा सवाल नहीं आ सकता, लेकिन याद रखोगे तो तुम्हारे लिए बढ़िया है। ठीक है, चलो तो समझ में आ रहे देवताओं, हाँ भाई ओम प्रकाश समझ में आ गया। अरे ये रवि दिवेश देवताओं सामने देखो, करण भैया सामने देख करके पढ़ लो तुम इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ये बात, चलो
आगे देखिए, ये एक बार के लिए उतार लो डेरिवेशन, जल्दी से डेरिवेशन उतार लो। उतार लिया आईडी करंट का। चलिए, कई बार ये पूछ लेता है प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू कंडक्शन करंट, और ऐसा ही होता है, ये बात ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, कंडक्शन करंट के बराबर होती है। अभी थोड़ी देर पहले अपन यही बात कर रहे थे कि जितना कंडक्शन करंट आ रही है उतनी प्लेट ए से डिस्प्लेसमेंट करंट बाहर निकलनी चाहिए थी। या प्लेट बी की अगर आप बात करो, प्लेट बी याद आ रहा है, ये वाली प्लेट बी, इस प्लेट में जितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है उतनी कंडक्शन बाहर जानी चाहिए थी। ये बात ध्यान में रखना, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा क्या रखें, दिमाग पे रखिएगा आप। चलो उतार लिया, ये उतार लिया। ओके, तुम्हारे लिए रुका हुआ बैठा हूँ, तुम बोल दो उतार लिया तो फिर आगे चलेंगे अपन। चलो भाई आगे काम करते हैं। हाँ, अगर ये भी आ जाए कि प्रूव दैट कंडक्शन करंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट, तो भी आप इसी तरीके से काम करें, तो भी आप इसी तरीके से काम कीजिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मैं ऐसा नहीं उतारना चाहता हूँ, तो फिर मैं दूसरा तरीका आपको बता सकता हूँ। तो आप क्या लिखें, फिर आप ऐसा लिखें कि वी नो कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट आई सी इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। हम किसका प्रूव कर रहे हैं, हम ये प्रूव कर रहे हैं प्रूफ ऑफ आई सी इज इक्वल्स टू आई डी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हम इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। अब ये प्रूव कैसे करेंगे वो देखो बच्चों, किस तरीके से इसको प्रूव किया जा रहा है। तो ये तो कंडक्शन करंट लिखा, फिर अपन ने लिखा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर क्या होगा, तो हमने बोला कि भैया हमें ये पता है कि अगर कोई कैपेसिटर चार्ज हुआ है, तो हमने लिखा चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स, कितना भाई, Q इज इक्वल्स टू सी वी, दुनिया में सभी को पता है। चलिए, व्हाट इज C, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, याद है नहीं है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करो। व्हाट इज V, V इज इक्वल्स टू ई डी, देवता हूँ बता रखा है, ई डी, फिर D से D कैंसिल, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट A E दैट इज Q। इसका मतलब अपन Q इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट E A, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया क्या होता है, फ्लक्स होता है नहीं होता, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला दे बताऊँ, कितनी बार बताऊँ, E डॉट A वेक्टर होता है नहीं होता। लेकिन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो फिर तो ऐसे ही काम होगा। थीटा की वैल्यू 0 क्यों बोल रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। क्यों भाई, आपका ये देखो, ये प्लेट देखो, प्लेट का एरिया इस तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो भी क्या है, उसी तरफ देख रहा है, तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, 0 है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये जो फ्लक्स जा रहा है किसी भी लूप से, जो भी आप लूप मान रहे हो, लूप का एरिया, वैसे तो एरिया लूप का होता है प्लेट का नहीं, जो भी लूप का जो एरिया वेक्टर होता है वो भी इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसलिए फिर कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो ये फ्लक्स को बताएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताएगा। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, 1 ही हुआ, अरे 1 ही हुआ, 1। चलिए, सिंस द चार्ज इज चेंजिंग, since the charge is changing, since the charge is changing, ठीक है, हम या तो चेंजिंग चार्ज की बात कर रहे हैं, या फिर हम उस प्लेट को चार्ज कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में से एक बात। ठीक है, तो सिंस द चार्ज इज चेंजिंग, तो उस केस के अंदर हमने बोला डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी करो, एंड दैट विल बी डी डिवाइडेड बाई डी टी, और एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, बताओ ऐसा ही होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालो, डी 5 डिवाइडेड बाई क्या, डी टी,
और ये डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई सी। और ये क्या चीज़ है, आई डी। तो हमने लिखा आई सी इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, आई डी। पता चला नहीं पता चला? अरे आया नहीं आया देवताओं, समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम बोलेंगे कि वी नो दैट आई सी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी एंड आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और ये दोनों सेम है। ये सेम प्रूव करने के लिए हमने यहाँ से रामायण चालू करी, Q इज इक्वल्स टू सी वी से, फिर C की वैल्यू रखी, V की वैल्यू रखी, जो कटपुटा करके Q का वैल्यू आ रहा था वो निकाला। फिर हम बोल रहे हैं कि चार्ज जो है वो प्लेट का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों तरफ अपने डिफ्रेंशिएशन किया। डिफ्रेंशिएशन किया तो एक तरफ तो बना कंडक्शन करंट का फॉर्मूला और दूसरी तरफ बना डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट नहीं चुकेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट ध्यान में रखिए, एक ऐसी करंट है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण फ्लो हो रही है, ठीक है, जबकि कंडक्शन करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है। डन हुआ? ये सिंपल सा पार्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं बताया मैंने इसमें। हाँ, मैक्सवेल्स इक्वेशन थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैं अब लास्ट में जाकर के मैक्सवेल इक्वेशन लिख रहा हूँ। देयर आर 4 मैक्सवेल इक्वेशन जिससे उसने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझा दिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैक्सवेल इक्वेशन। एक मिनट, सबसे पहली, अब देखो मैक्सवेल ने क्या किया था, जितनी भी खोज हुई है या जितने भी लोगों ने जो जो स्टडी करी है उन सभी को कंबाइन करके काम किया, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसने क्या किया है, उन सभी को कंबाइन करके काम किया है, ठीक है। तो होशियार था बंदा, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरी पहली जो इक्वेशन है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उठाऊंगा मैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस का बहुत बड़ा नाम है भैया। गाउस ने क्या दिया था, अरे गाउस लॉ पता है नहीं पता है? मेरे हिसाब से सभी को पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए लिख दो या डी एस लिख दो, ई डॉट डी ए लिखो या डी एस, ये आपके ऊपर है, ठीक है। दैट इज फ्लक्स, है ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज लूप। हाँ भाई, क्या होना चाहिए था, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था, या समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था। ये किसका लॉ? ये गाउस लॉ है या गाउस थ्योरम है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा का ऐसा पैटर्न गाउस ने मैग्नेटिज्म में भी दिया था, याद आ रहा है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एस लिखा था, आप B डॉट डी ए लिख लो, वहाँ पे S भी एरिया था, यहाँ पे A भी एरिया ही है, कोई दिक्कत है क्या उसमें? ये तो आपके ऊपर ही है, आप B डॉट डी एस लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कितना था, 0 था, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर होता है उतना ही बाहर जाता है। N और S पोल को अलग नहीं कर सकते हैं, याद आ रहा है ये चीज़, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना रे भैया। चलो, तो अगर ये ऐसा है बच्चों, तो हमने बोला कि ये वाला भी मैक्सवेल इक्वेशन है, और ये मैक्सवेल की इक्वेशन किसने दी थी एग्जैक्टली? गाउस ने दी थी। गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है ये, ठीक है। थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर EMI वाले चैप्टर में फैराडे भैया ने भी बोला था क्या भाई, इंड्यूस्ड EMF, जिसका एक फॉर्मूला और क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल भी हो सकता है, क्लोज इंटीग्रेशन, है ना, E डॉट डी एल इलेक्ट्रिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ये फैराडेज लॉ था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, ये भी मैक्सवेल ने अपने में डाल लिया। और फिर बोला लास्ट में क्या भैया, एक में मैंने भी मॉडिफिकेशन किया था, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, है ना। ये क्या था भैया, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल और क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID, और ID की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाय dt।
लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। और यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। यहाँ वाला सॉरी फ्लक्स जो था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, और यहाँ वाला फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स था ऊपर वाला। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भैया। ठीक है। और ये कौन सा है? एम्पियर मैक्सवेल है इक्वेशन है। ठीक है। इन चारों इक्वेशन को क्या बोलते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं कि फर्स्ट इक्वेशन लिखो, सेकंड इक्वेशन लिखो, थर्ड लिखो, फोर्थ लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन किस किस ने दी थी और क्या इक्वेशंस हैं। ठीक है। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही दिमाग में रखेंगे, इससे ज़्यादा दिमाग में नहीं रखेंगे। मैं एक आध न्यूमेरिकल का वीडियो बना करके डालूंगा इस पॉइंट से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछा गया था या फिर कभी एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर आया हुआ है, वो अपन डिस्कस करेंगे। छोटा सा पार्ट है, देख लेंगे अपन। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया है ना। इसको उतार लो, पहले एक बार के लिए उतार लो, उसके बाद में वीडियो को फिर अपन स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। उतारा? आदित्य भैया उतार लो, तुमने वीडियो छोड़ दिया है ना। उतार लो तुम, पता चले फिर बुआ जी के घर चले जाओगे या बुआ जी आ जाएंगी। ओके, ऑल राइट।